हेलो दोस्तों। हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई की। भाई मनी सप्लाई है क्या? मनी सप्लाई का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल टू द पीपल इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के लोगों को कितना मनी अवेलेबल है। देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो इट इज ए स्टॉक वेरिएबल, टोटल पॉइंट ऑफ मनी कितना अवेलेबल है ये आपको देखना है। और दूसरा स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल टू द पब्लिक एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट एंड स्टोर। आप कहेंगे सर ये कैसे फ़र्क है? तो क्या होता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट में मनी क्रिएटर हैं। वो मनी यूज नहीं करते, मनी क्रिएट करते हैं। तो देखिए हो सकता है कि मनी की वैल्यू एक्स हो लेकिन अवेलेबल सिर्फ वाई हो। तो इसलिए एक्स नहीं, हमें वाई का ध्यान देना है। इकोनॉमी के लिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनी अवेलेबल है। आइए देखते हैं रेशनल ऑफ मेजरिंग मनी। मान लो आरबीआई के पास रह गया तो हमारे किस काम का है। और रेशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई कि देखो भाई, ये मॉनेटरी डेवलपमेंट में हमें मदद करता है कि भाई कितनी मॉनेटरी डेवलपमेंट हमें हुई है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में मदद करता है कि मनी को टाइट किया जाए, मनी को लूज किया जाए, किस तरह से किया जाए। इसलिए मनी सप्लाई का मेजरमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी के अनुसार से हम प्राइस स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। और जो हमें स्टैंडर्ड चाहिए उससे कितना डेविएट हो रहे हैं इसकी बात कर सकते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा अच्छी तरह से हम अचीव कर सकते हैं। इसीलिए रेशनल है, हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। खैर, मेन बात तो अब शुरू होता है, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है। देखिए, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक के डिसीजन पे, क्योंकि उसी को अथॉरिटी दी गई है। और सप्लाई रिस्पांस ऑफ द कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के रिस्पांस या समझिए उनकी एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी तो क्रेडिट मनी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक बात है। तो प्राइमरी सोर्स जो होता है वो तो सेंट्रल बैंक है। जो करेंसी जो इशू करता है वो सेंट्रल बैंक है। सो कई बार हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। तो हाई पावर्ड मनी जो है ये प्राइमरी सोर्स है सेंट्रल बैंक का। लेकिन जो सेकेंडरी और बैंकिंग सिस्टम है, बैंक वाले भी क्रेडिट मनी, उधार मनी, जैसे लोन आया, लोन किसी न किसी बैंक में जमा होगा, जिस बैंक में जमा होगा आगे और लोन दे देगा। तो इसका मतलब है मनी क्रिएट कर दिया गया बैंक के द्वारा, क्रेडिट मनी। ये बोरोइंग और लेंडिंग के फंक्शंस के बेसिस पे मनी क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो कभी कोई क्वेश्चन आए कि सप्लाई ऑफ मनी की कोई क्या दो सोर्सेज हैं, तो बोलेंगे दो सोर्सेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेंट्रल बैंक, इसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। और दूसरा बाकी जो बैंक है, पार्टिसिपेंट जो बैंक है, उनका बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है। अब आइए बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होगा। आइए चेक करते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग कि भाई सप्लाई ऑफ मनी को मेजर कैसे किया जाए। तो काफ़ी पहले से, जब से आरबीआई बना तभी से वो मॉनेटरी स्टैट्स तो करते रहते हैं। लेकिन 67 68 तक वो नैरो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की बात करते थे। वो सिर्फ करेंसी और डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक के पास होता था बैंकों में, उसी को मानते थे कि भाई ये मनी है। उसके बाद इन्होंने एक ब्रॉडर मेजरमेंट की बात करनी शुरू करी और इसको नाम दिया एग्रीगेट मनी रिसोर्स। ठीक है ना। करते करते आगे जब बात बढ़ी तो 77 में जो सेकेंड वर्किंग ग्रुप बना था मनी सप्लाई के ऊपर, उन्होंने कहा M1 M2 M3 और M4 ये हमारे चार एग्रीगेट्स होंगे मनी सप्लाई के। M1 क्या कहता है कि भाई करेंसी मनी है और कॉइन्स है जो पब्लिक के पास है। डिमांड डिपॉजिट है, चाहे सेविंग हो चाहे कोई भी हो। और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई है। ये तीन चीज़ें क्या बनेंगी? ये तीन चीज़ें बनेंगी M1। अदर डिपॉजिट क्या है? अदर डिपॉजिट का मतलब है कि आरबीआई आर इट्स डिपॉजिट अदर देन हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड इंक्लूडिंग मनी डिपॉजिट ऑफ, मतलब गवर्नमेंट का तो हटा दीजिए, क्वासी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो कभी भी निकाल सकते हैं। इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक, गवर्नमेंट या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी है, वो सारी चीज़ें भी अगर आरबीआई के पास हैं तो वो सारी चीज़ें हम इसको ले सकते हैं। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। आइए, तो तीन चीज़ें लेनी है। कौन कौन सी? करेंसी नोट, इस पे क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, इस यूनिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, करेंगे हम लोग। डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये चीज़ें यहाँ पे लेनी है। M1 सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। M1
M3 क्या होगा, मतलब इसके अंदर हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग शामिल कर लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम कर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन हम कर लेंगे, तब होगा ये M4। तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटा M1 होगा, सेविंग जोड़ेंगे तो M2 होगा, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, ये तो करंट और सेविंग है, ये FD वगैरह भी जोड़ देंगे तो M3 हो जाएगा। और इसके अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग जो भी है वो सब हम यहाँ पे जमा कर देंगे, तो ये सब हो जाएगा। M3 में अगर ये जमा कर दें तब ये M4 हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा M4, सबसे छोटा M3। ठीक है, M1 M2 M3 सब जोड़ दिया तब जाके बना M4। करेंसी तो आप समझ ही रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद फिर 98 में नए एग्रीगेट्स की बात की गई। नए एग्रीगेट्स क्या है, देखिए अब की बार रिजर्व मनी की बात की गई कि भाई करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट इन आरबीआई और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई अगर आप ले लें तो ये हो जाएगा रिजर्व मनी। या यूँ भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका, आरबीआई ने जितना क्रेडिट गवर्नमेंट को दे रखा है, आरबीआई ने जितना क्रेडिट कमर्शियल सेक्टर को दे रखा है, आरबीआई का और भी कोई बैंक के ऊपर क्लेम है, आरबीआई का नेट फॉरेन एसेट जो भी है, और गवर्नमेंट की करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक है वो देख लीजिए, और उसमें से नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी आरबीआई घटा दीजिए तो भी रिजर्व मनी बन सकता है। तो रिजर्व मनी के दो तरह के कैलकुलेशन बताए गए, एक तो ये और एक ये, याद रखिएगा, क्वेश्चन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब न्यू M1 क्या है भाई, न्यू M1 ये है कि मनी विद करेंसी पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। ये काफ़ी हद तक वही है जो पहले था। यहाँ देखिए, इसके अंदर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अब रेजिडेंट कर लेंगे हम, मतलब थोड़ा टाइम डिपो और डिमांड डिपॉजिट तो है ही, अब की बार यहाँ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर लिया जो 1 साल के अंदर अंदर हो। और इसके अंदर M2 तो लेना ही है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट कर लिया ये 1 साल से ज़्यादा वाला, और कॉल और टर्म मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हम कर सकते हैं। तो ये M1 हो गया बेसिकली नैरो मनी, क्योंकि ये तो सिर्फ इन चीज़ों को शामिल करता है, और ये थोड़ा हो गया ब्रॉड मनी, इसमें बाकी सारी चीज़ें भी हमने शामिल कर ली। एक और आया लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, कि सेंट्रल बैंक ने कहा कि भाई देखो माइक्रो लेवल पे तो बहुत सारी लिक्विडिटी है, हमें उसे भी देखना चाहिए। कैसे, जितने भी पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं आप अगर M3 में M3 में जोड़ देंगे तो L1 होगा, और L1 के अंदर टर्म लेंडिंग जो इंस्टीट्यूशन है 5 साल 10 साल जो देती हैं, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, टर्म बोरोइंग बाई FI है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो इशू बाई FI है, वो सारी चीज़ें आप L1 में जोड़ देंगे तो L2 बनेगा, और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जोड़ देंगे तो L3 बनेगा। तो ये क्या है हमारा, ये है दोस्तों एग्रीगेट्स। 3 तरह के एग्रीगेट्स हमने देखे, M1 M2 M3 M4, NM1 M2 M3 और L1 L2 L3। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट M और NM वाला है, ये थोड़ा कम आता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी सप्लाई में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर जिसको हम कैपिटल, हम स्मॉल m से भी डिपेंड करते हैं, ये कहता है कि मनी की सप्लाई क्या है। M इज द मनी सप्लाई, कैपिटल M इज द मनी सप्लाई, इज बेसिकली नथिंग बट मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर्ड मनी, या मॉनेटरी बेस भी इसको कई बार बोलते हैं। कि मनी मल्टीप्लायर को हाई पावर्ड मनी से हम बात करते हैं, मनी मल्टीप्लायर वेलोसिटी समझ लीजिए, मनी मल्टीप्लायर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारी मनी सप्लाई। फॉर एग्जांपल हमारा मनी मल्टीप्लायर 3 टाइम्स है और मनी सप्लाई 500 करोड़ है, तो ये हमारा मनी सप्लाई कितना हो जाएगा, 1500 करोड़। और हम मनी मल्टीप्लायर भी निकाल सकते हैं, अगर M डिवाइडेड बाई MB कर दें, है कि नहीं, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाई 500, इसका मतलब हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना है, 3 टाइम्स है। अब सवाल ये उठता है कि भाई मनी मल्टीप्लायर तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, मनी सप्लाई तो हमारे बस में है, क्या बोलते हैं, हाई पाउंड मनी तो हम डिसाइड करते हैं, सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, लेकिन मनी मल्टीप्लायर कौन डिसाइड करता है, मनी मल्टीप्लायर कैसे बनेगा, तो इसके टोटल पे तो बहुत बड़ा असर है। तो देखिए इस बात के लिए कहा गया कि भाई ये वो रेशियो है जिससे मनी सप्लाई चेंज होता है विद ए गिवन मॉनेटरी बेस, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज हैं भाई। एक थ्योरी तो ये है, फर्स्ट व्यू, कि ये एक्सोजेनियसली डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि मनी मल्टीप्लायर कैसे होगा। मतलब बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे के कि भाई क्रेडिट मनी कैसे करो, इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करके, ये सेंट्रल बैंक करता है। दूसरा भी होता है कि नहीं, ये इंडोजेनियसली होता है, मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा तय किया जाता है, ये
पीपुल डिजायर टू होल्ड मनी के बेसिस पे तय होता है कि भाई एम क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। लेकिन आजकल जो करंट भी हुआ ये कहता है इन दोनों को शामिल कर लो, दोनों सही है। ये कहता है कि टोटल जो है ना मनी सप्लाई, वो ज्वाइंट बिहेवियर है सेंट्रल बैंक का, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट तय कम ज़्यादा करता है, सीआरआर रेशियो कम या ज़्यादा करता है। कमर्शियल बैंक के लोन देने की विलिंगनेस जो होती है वो कैसी है वो पे तय करता है। और बाकी पब्लिक कितना कैश रखना चाहती है, कितना खर्च करना चाहती है, कितना डिपॉजिट करना चाहती है, इस बात पे तय होता है। तो इन तीनों चीज़ों को देख के तब जाके बात बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई मनी का जो मल्टीप्लायर होगा उन तीनों लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात को एक थ्योरी के रूप में मिल्टन फ्राइडमैन और अन्ना स्वेटजेड ने कहा था कि तीनों फैक्टर को हम फॉर्मूले से भी तय कर सकते हैं। पहला तो है कि भाई हाई पाउंड मनी, ये तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहेवियर है, सॉरी सेंट्रल बैंक का बिहेवियर है कि वो कम करना चाहता है कि ज़्यादा करना चाहता है। लेकिन कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कि वो रेशियो ऑफ रिजर्व टू द डिपॉजिट क्या रखना चाहते हैं, मतलब आरबीआई ने तो कहा है कि भाई आपको एसएलआर इतना रखना है, लेकिन क्या वो उतना ही रखना चाहते हैं या उससे ज़्यादा या कम रखना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि भाई जितना रेशियो आप रख लेंगे तो जाहिर है लोन तो उतना कम देंगे आप, इस 10% रखेंगे तो लोन 90 देंगे, 20 रखेंगे तो लोन 80 देंगे। तो ये कमर्शियल बैंक का बिहेवियर वो कैसे डिटरमिन होता है इसकी बात करेंगे। और बाकी जनरल पब्लिक कितना करेंसी के रूप में रखना चाहती है अपने पास, ठीक है कि नहीं, कितना करेंसी अपने पास रखना चाहती है और कितना जमा करना चाहती है, इस बात पर डिपेंड करता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सेंट्रल बैंक, देखिए सेंट्रल बैंक का जो बिहेवियर है ना, मान लेते हैं कि सब कुछ अगर चेंज नहीं हो, कमर्शियल बैंक और पब्लिक बिल्कुल जैसे बिहेव करती है वैसे करे, फिर भी हम सप्लाई को चेंज करके फ़र्क कर सकते हैं। हाई पावर्ड मनी हमने ज़्यादा इशू कर दिया, हाई पावर्ड मनी हमने कम इशू कर दिया। तो हाई पावर्ड मनी ज़्यादा और कम कर देंगे तो भाई मार्केट में सप्लाई तो मनी की चेंज होगी ना, बेस ही बदल देंगे आप। दूसरा बिहेवियर कमर्शियल बैंक का बिहेवियर, देखिए कमर्शियल बैंक जो क्या करता है, जो भी उसके पास डिपॉजिट होता है उसमें से वो क्रेडिट करना यानी कि उधार देना शुरू करता है, लेकिन पूरा उधार नहीं देता है। 100 का डिपॉजिट होता है तो जनरली 90, 80, 70 देते हैं लोन। अब लोन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने पास फ्यूचर कंटीजेंसी से बचने के लिए रिजर्व कितना रखते हैं। अगर 10 रखेंगे तो 90 होगा, 20 रखेंगे तो 80 होगा, 30 रखेंगे तो 70 होगा। तो ये बिहेवियर सेंट्रल जो बैंकों का होता है वो देखना होता है, और ये दो बातों पर डिपेंड करता है। अभी उसकी बात करेंगे, पहले ये देख लीजिए। अगर रेशियो इंक्रीज करेगा 10 से 30 हो गया तो जाहिर है लोन हम कम देंगे, और लोन कम देंगे तो मनी की सप्लाई कम होगी, ठीक है। और अगर ये कम हो गया 30 से 10 हो गया, इसका मतलब हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जितना रिक्वायर्ड होता है ना हम एक्चुअली उससे ज़्यादा रखते हैं। मतलब मान लीजिए आरबीआई ने कहा 30%, तो हम 32-35 भी रख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कैश आउटफ्लो कितना आएगा जाएगा हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। खासतौर पे आउटफ्लो, पब्लिक कभी भी पैसा मांगने आ सकती है, उनका डिपॉजिट है, हम उनको कैसे मना कर देंगे, दे कैन कम एट एनी टाइम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एडिशनल यूनिट ऑफ हाई पाउंड मनी गोज इनटू एक्सेस रिजर्व। अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए 30 सरकार ने बोला है और हम चाहते हैं कि नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे 5%, तो जाहिर है जितना भी हाई पाउंड मनी का होगा 5% उनके रिजर्व में फंस जाएगा, नतीजा लोन नहीं हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि ये एडिशनल रिजर्व किस बात पे डिपेंड करता है, तो बोला गया कि इंटरेस्ट रेट पे और एक्सपेक्टेड डिपॉजिट पे। अब देखो इंटरेस्ट रेट मान लो ज़्यादा है तो रिजर्व कम रखते हैं, लोन ज़्यादा देते हैं। इंटरेस्ट रेट कम है तो रिजर्व ज़्यादा रखते हैं, क्या फ़ायदा, बहुत ज़्यादा कमाई तो होने वाली नहीं है। और आउटफ्लो कि भाई वो कितना पैसा कभी भी आके हमसे मांग के लेके जा सकते हैं, उसके एक्सपेक्टेशन पे भी रिजर्व रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी, हम और डिजायर्ड रेशियो को कम करेंगे। और अगर आउटफ्लो के ज़्यादा होने के चांसेज है तो हम वो रेशियो बढ़ा देंगे, आउटफ्लो के कम होने के चांसेज है तो हम रिजर्व मतलब रेशियो घटा देंगे। और एक शॉक बिहेवियर भी होता है, ठीक है। ये शॉक बिहेवियर क्या है कि कई बार ना साइक्लिकल प्रॉब्लम होती है। अब मान लो कि कोरोना हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई, तो ऐसे में क्या होता है बैंक के पास पैसा तो होता है लेकिन वो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को देने से डरते हैं। उनको लगता है यार ये पैसा ले लेगा और हमें दे नहीं पाएगा, तो वो रिजर्व मजबूरी में रखते हैं, मतलब वो देते ही नहीं पैसा। और ऐसे सिचुएशन में
उनका रिजर्व बढ़ जाता है और क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इंटरेस्ट रेट का और वो जो आउटफ्लो है, कितना एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है इंक्लूडिंग शॉक बिहेवियर। इन चीज़ों से ये डिजर्व करता है, ये डिपेंड करता है कि रिक्वायर्ड रेशियो से ज़्यादा हम कितना एक्स्ट्रा रिजर्व रखेंगे और उसी के हिसाब से मनी का डिटर्मिनेंट तय होगा। और तीसरा, बिहेवियर ऑफ पब्लिक। पब्लिक का बिहेवियर क्या है, ये कितना कैश रखना चाहते हैं, टोटल मनी का कितना कैश अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। जितना अपने पॉकेट में रखेंगे जाहिर है बैंक में उतना कम रहेगा। ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी या जीडीपी ग्रोथ पे। जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगा तो भाई परसेंटेज में कितना भी रख लें, डिपॉजिट तो होगा ही होगा। डिग्री ऑफ फिनेंशियल सोफिस्टिकेशन, वही वाली बात, इनोवेशन ज़्यादा होगा तो कैश कम रखने की जरूरत होगी। उनको पता है बैंक से हम कभी भी ट्रांसफर कर देंगे तो बैंक में जमा ज़्यादा करेंगे। अब हम लोग का कैश कहाँ रखते हैं, सब बैंक में जमा होता है, जब जरूरत है तो ट्रांसफर कर दो, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारे लिक्विड एसेट अगर अवेलेबल हैं तो कैश में हम क्यों रखें। फिनेंशियल इनोवेशन हो गया और इंस्टीट्यूशनल चेंजेज हो गया। ये सब मिला जुला के अगर बात करें तो सारा फिनेंशियल सोफिस्टिकेशन और इनोवेशन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी तो मनी कम रखेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा फियर फैक्टर, डर पे भी डिपेंड करता है क्योंकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है बैंक पब्लिक की, थोड़ा बहुत पैसा तो रखते ही रखते हैं, ठीक है। तो इनका बिहेवियर भी डिसाइड करता है। हम इतना जानते हैं कि जैसे ही हाथ में कैश कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, जाहिर है मनी मल्टीप्लायर कम होगा, और जब पैसा बैंक में ज़्यादा रखेंगे तो मनी मल्टीप्लायर अपने आप हमारा बढ़ेगा। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान देनी है, इन तीनों के बिहेवियर पे ही एम डिपेंड करता है। आइए देखते हैं दोस्त, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई क्या होता है। देखिए, जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कैश बैलेंस उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम होता है तो वो एक वेज एंड मीन्स एडवांस ले सकते हैं और आरबीआई उनको पैसा दे देती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने पे जानते हैं क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो वो एक्स्ट्रा बैलेंस, एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएट करेंगे। और ऐसा होने से क्या होगा कि गवर्नमेंट बैलेंसेज जो आरबीआई के साथ हैं वो डेबिट होंगे और जो भी एम्प्लॉई हैं या जो भी हैं उनका क्रेडिट होगा। और ऐसे में उनके पास पैसा पब्लिक के पास ज़्यादा आएगा, मनी की सप्लाई बढ़ने के चांसेज है और मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस बढ़ेगा। बड़ी सीधी सी बात है, अगर नहीं समझ आए तो। गवर्नमेंट पैसा विड्रॉ करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट लोन लेगी, इम्प्लॉयज़ को देगी, खर्च करेगी, और जब खर्च करेगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा। मार्केट में ज़्यादा जाएगा तो बैंकों के पास भी पैसे का पहुंचेगा, लोग खर्च भी करेंगे, तो मनी मल्टीप्लायर के बढ़ने के चांसेज बढ़ जाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के अंदर ये बातें पढ़ी थी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर नहीं, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये सिर्फ कमर्शियल बैंक की बात करता है। इट इज रेफर्स टू द मनी डिपोजिटर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी डिपॉजिट एक्सपेंशन मल्टीप्लायर through which we create additional money by the central bank, by the commercial bank। और ये बेसिकली बैंक की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना ज़्यादा कर पाएगा। रेशियो बड़ा सिंपल है, जैसे आपने वहाँ पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 - MPC, या दूसरे शब्दों में 1 - MPS। उसी तरह से यहाँ है क्रेडिट मल्टीप्लायर बराबर 1 / रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। जैसे मान लीजिए 20% रिक्वायर्ड रिजर्व, यानी कि 80% हम लेंड कर सकते हैं, इसका मतलब 5 टाइम्स। मान लीजिए 25% है तो इसका मतलब 4 टाइम्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ देखिए इम्पैक्ट क्या होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर पे और मनी सप्लाई पे। अगर मान लीजिए बैंक रिजर्व 100% रखता है, 100% रखता है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर 1 / 100 मतलब वो परसेंट यानी कि 1 ही समझ लीजिए। बताइए क्या होगा।
वन होगा। ठीक बात है कि नहीं? जितना बेस बढ़ेगा बस उसी हिसाब से होगा। या यूं कहिए क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा ही नहीं, वन से किसी भी चीज़ को गुना करें तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी, क्योंकि मल्टीप्लायर कम है। अच्छा, बिल्कुल रिजर्व नहीं रखते, अच्छा बिल्कुल नहीं रखते, यानी कि वन डिवाइडेड बाई जीरो, भाई साहब फिर तो बिल्कुल इंडिफिनिट बढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, वेरी हाई। मतलब इंडिफिनिट कब क्या कहेंगे, हम थोड़ा एक्सेस रिजर्व रखते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 0.2 की, और हमने थोड़ा और ज़्यादा रख लिया, तो जाहिर है आपका मनी मल्टीप्लायर कम होगा और आपकी मनी की सप्लाई भी कम है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कम होगा तो मनी की सप्लाई कम होगी, क्रेडिट मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी। भाई रिजर्व जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही कम होगा। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं क्या, देखते हैं एग्जाम में और क्या आया है। ये देखो, इनिशियल डिपॉजिट ये है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ये है, क्रेडिट मल्टीप्लायर बताइए। पहले हम क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, क्रेडिट मल्टीप्लायर बराबर वन डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो या रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। तो देखिए फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, वन माइनस 0.05, है ना, तो 95 से भाग दे दें, नहीं नहीं वन माइनस नहीं करना है, 0.5 तो 20 टाइम्स का दें, वन डिवाइडेड बाई 0.05, 20 टाइम्स। और अगर 0.8 है, और नहीं और भी कम, 008 है, तो वन डिवाइडेड बाई 0.008, तो 125 वो गुना। अगर इनिशियल डिपॉजिट ये है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुने 20 गुने 125। ठीक बात है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन था, एकदम आसान। यहाँ भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा, टोटल मनी कितना, तो पहले क्रेडिट मल्टीप्लायर आप निकाल लीजिए, और क्रेडिट मल्टीप्लायर निकल जाए तो डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, क्रेडिट मल्टीप्लायर पे और क्या असर पड़ेगा, लेस रिजर्व रखेंगे, लेस रिजर्व रखेंगे तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, और अगर ज़्यादा रखेंगे तो मल्टीप्लायर कम होगा, मनी की सप्लाई कम होगी। 2 नंबर में देखिए फटाफट। ठीक बात है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर क्लोजली रिलेटेड है, आइडेंटिकल नहीं है, सही बात है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर तो केवल कमर्शियल बैंक के बिहेवियर को बताता है ना, मनी मल्टीप्लायर में तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और पब्लिक तीनों आते हैं। ठीक है कि नहीं, तो ये बात हम एक्सप्लेन कर देंगे। कॉन्सेप्ट में मनी मल्टीप्लायर 2 नंबर। और भी क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर तो पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ भी है, क्रेडिट क्रिएटेड और रिक्वायर्ड रेशियो ये है, तो बताइए कैसे करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल बनने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आता है भाई साहब जो हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है, M4 हमने पढ़ा था। M4 के लिए हमें कौन कौन सी बातें लेनी होती हैं, M3 प्लस गवर्नमेंट और सेविंग, लेकिन M3 के लिए कौन सी बात लेनी है, तो हम यहाँ से बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बस आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा दोस्त एग्जामिनेशन के लिए, M3 लेना है प्लस ये जोड़ देना है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, टाइम डिपॉजिट, और इसके लिए क्या करना है, ये 3 चीज़ें लेनी है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, M1। ठीक है, अब उसमें हम टाइम डिपॉजिट जोड़ देंगे तो बन जाएगा M3, और उसमें हम ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा M4। यही तो करना है, देख लीजिए आप। नेशनल सेविंग वाला नहीं लेंगे, बस इतना याद रखिएगा, ये नहीं लेना है। ऐसे ही देखिए M1 निकालना है, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन और चेक कीजिए, रिजर्व मनी, हमने रिजर्व मनी पढ़ा था, क्या होता है रिजर्व मनी, अगर आपको याद हो तो। रिजर्व मनी साफ साफ लिखा था, करेंसी सर्कुलेशन, बैंक डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट या
नेट आरबीआई क्रेडिट, आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक, क्लेम ऑन बैंक, फॉरेन एसेट, गवर्नमेंट करेंट एसेट और नेट मॉनेटरी लायबिलिटी। और इस बात को लेके हम चलें तो देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और उसमें से ये हम लेस कर देंगे। ठीक बात है, चेक कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का करेंसी वाला भी आ जाएगा, ये भी, ये सब ऐड करेंगे और ये सब हम लेस करेंगे, हमारा रिजर्व मनी आ जाएगा। और देखें, M3 निकालना है, करेंसी तो आ ही गया, डिमांड डिपॉजिट तो आ ही गया, ये नहीं आएगा, ये तो आ ही गया, ये बन गया M1। ठीक बात है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और M1 में बस ये जोड़ दीजिए तो आपका M3 बड़े आराम से दिख रहे हैं। 3 नंबर एक क्वेश्चन बनाने में तनिक भी टाइम लगने की बात नहीं है। M2 ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ठीक बात है, ये तो नहीं लेंगे लेकिन ये जोड़ देंगे, ये M1 आ गया, ये जोड़ दिया तो M2 आ गया। तो हमें अगर ये शेड्यूल याद हो तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये चीज़ों को बनाने में कोई दिक्कत आएगी। आप कहेंगे सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो दोस्तों एक टेलीग्राम का लिंक इसमें दिया हुआ है इस वीडियो में, आप लिंक देखिए, या ऐसे CA भगवान लाल नोट्स वहाँ पे चले जाइए, इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको ये आपको मिल जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, ये तो चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर 1 का था। यहाँ देखिए M3 ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये M1 हो गया, पोस्ट ऑफिस नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो इसमें M3 तो नहीं निकलेगा, M1 ही निकल पाएगा क्योंकि दोनों ही पोस्ट ऑफिस है। चलिए, यहाँ आइए, करेंसी विद पब्लिक निकालना है और रिजर्व निकालना है। देखो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और कुछ है, बस ये आ गया। अब वो रिजर्व मनी के लिए क्या क्या चाहिए, रिजर्व मनी के लिए चेक कर लीजिए, रिजर्व मनी में हमें क्या क्या चाहिए होगा। करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। तो करेंसी इन सर्कुलेशन तो ये हो गया, बैंकर डिपॉजिट ये ले लीजिए, अदर डिपॉजिट ये ले लीजिए, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, हो गया हमारा। और रिजर्व मनी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, और ये सब जोड़ दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। आइए, नैरो मनी लेना है, 1 हो गया, 2 हो गया, अदर डिपॉजिट हो गया, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, नैरो मनी ये तो देख ही लिया, ये तो देख ही लिया, ये तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन वाली बात है, पहले चैप्टर की बात है। M1 निकालिए, अच्छा M1 निकालें, ये हो गया, देखिए क्या M1 में करेंसी नोट है, डिमांड डिपॉजिट है, तो करेंसी नोट हमने देख ही लिया, डिमांड डिपॉजिट ये हो गया, तो ये हो गया हमारा, ये तीनों मिला दिया, ये क्या हो गया, M1 हो गया। और क्या पूछा है, M2 पूछा है, सेविंग बैंक खोजिए, नहीं, और ये भी लीजिए, अदर डिपॉजिट वो भी तार भी यही है, अब M1 हो गया। और सेविंग बैंक ये ले लीजिए, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, हमारा M2 हो गया। तो इस तरह से M1 M2 थोड़ी बारीकी है जो आपको ध्यान देनी है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 बातें तो देख ली कि मनी की डिमांड किन बातों पर डिपेंड करती है, मनी का सप्लाई कैसे होता है और किन बातों पर डिपेंड है। अब इन दोनों को इन्फ्लुएंस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है ताकि हम कुछ खास ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, कहता है कोई भी ऐसा प्लान या एक्शन जो मॉनेटरी अथॉरिटी से सेंट्रल बैंक लेती है, क्या करने के लिए, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी और फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, ताकि हम कुछ प्री डिटरमिन्ड गोल अचीव कर सकें। उसके क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। तो 2 लाइन लिखना हो तो बड़ा अच्छा ये तोड़ के लिखा हुआ है, इसको ध्यान दें और हम लिख कर आ जाएंगे।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई मॉनेटरी पॉलिसी का? इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को हायर लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम बना रहे, स्टेबल करेंसी हो, करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, या कोई भी और गोल जो इकोनॉमिक पॉलिसी से हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब बातें आप एक बार स्मरण कर लीजिएगा। ठीक। मॉनेटरी फ्रेमवर्क क्या है? तो तीन चीज़ें हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव तय कीजिए, उसका एनालिटिकल मैकेनिज्म क्या है, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। ये तीन चीज़ें हैं, इसी के बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात बनती है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऊपर जो हमने पढ़ा था, तो ऑब्जेक्टिव हमें तय करना पड़ेगा। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी का वही ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी का होता है। ठीक बात है कि नहीं? उसके साथ कॉन्साइड करना बेहद जरूरी है। ये नहीं कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ और मॉनेटरी कुछ और। सिग्निफिकेंट फर्क हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। देखो भाई, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, तो उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा। आप ऑब्जेक्टिव में फ़र्क पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में फ़र्क पड़ेगा तो टूल्स में फ़र्क पड़ेगा, टूल्स में पड़ेगा तो इम्प्लीमेंटेशन में भी पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? अपनी अपनी जो समस्याएं हैं तो उसके हिसाब से हो सकता है। केन्स के पहले मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइस स्टेबिलिटी, लेकिन तब हो गया ग्रेट डिप्रेशन। अब जब ग्रेट डिप्रेशन हो गया तो हुआ कि ना ना, केवल प्राइस स्टेबिलिटी से बात नहीं बनेगी, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो उसको प्राइस नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का नाम दिया गया। और फंडामेंटली इसमें यही है कि बेसिकली बैलेंस होना चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी का और इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो हम लोग दोनों ही बातें मानते हैं कि वो भी सही थे, ये भी सही थे। एक जुडिशियल मिक्स अगर हम लेके चलें तो ज़्यादा बेटर होगा, और इसीलिए यहाँ दो बातें करी गई। ठीक है, तो ये तो रहा ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं एनालिटिक्स। देखिए बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करना, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करना, क्वांटिटी ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करना, इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करना, यही हमारा मेन पर्पज होता है। ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए हम, ताकि हम ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कर सकें, तो हमारे पास ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है चार तरह का। एक तो इंटरेस्ट रेट चैनल है, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के भी कुछ हासिल हो सकता है, घटा के भी कुछ हासिल हो सकता है। बढ़ाएंगे, लोन महंगा होगा, लोग लोन नहीं लेंगे, मनी की डिमांड कम हो जाएगी। घटाएंगे, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। इससे अगर आपको प्राइस स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ मिलता है, तो अब देख लीजिए, समय समय की बात है। एक्सचेंज एक्सचेंज रेट देखो, हम रिवैल्यू कर सकते हैं, डिवैल्यू कर सकते हैं। अगर हम निगेटिव में जा रहे हैं तो हम डिवैल्यू कर ले ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो। उल्टा है तो हम बढ़ा भी सकते हैं। क्वांटम चैनल, ये मनी की सप्लाई हो रहा है कि बैंक भी लेंड करता है, तो हम उसको इन्फ्लुएंस करें तो उसके हिसाब से ही बात बन सकती है। इसमें भी इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा रोल होता है। या जो रिजर्व रेशियो अगर हमने पढ़ा, हम उसकी बात कर सकते हैं। बैलेंस शीट चैनल, देखो भाई, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू घटेगी, प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे में कंपनी की लोन लेने की क्षमता घटेगी। लेकिन इसका उल्टा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग रेट कम होगा तो बैंक के लोन लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है। इक्विटी और रियल एस्टेट के प्राइसेज, इक्विटी और रियल एस्टेट के प्राइसेज मान लीजिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो मनी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, नॉन मोनेटरी एसेट के अंदर। इसका उल्टा, अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े तो मनी कहीं और भी इन्वेस्ट हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है। तो ये सब हमारे बेसिकली क्या है, चैनल है जिसके थ्रू हम, मतलब जिनको हम बदल के हम अपना सब काम कर सकते हैं। ठीक है। अब भाई ऑपरेटिंग प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। देखिए, डे टू डे जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, उसको बोलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग टारगेट, कि भाई क्या टारगेट हमें करना है, इमीडिएट टारगेट की अभी तुरंत कौन सी बात करनी है, और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। जैसे देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जनरली अपने सीआरआर रेशियो को बढ़ाता है, रेपो रेट को बढ़ाता है। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट ही तो हैं। आइए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो चेंज कर दीजिए, लिक्विडिटी रिजर्व चेंज कर दीजिए, बढ़ा या घटा दीजिए। आप बढ़ाएंगे, मार्केट में सप्लाई मनी की कम हो जाएगी, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है आप जानते हैं। आप घटाएंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आप जानते हैं। किसी खास सेक्टर को टारगेट करके कर सकते हैं, भाई उसको आप दो क्रेडिट ताकि उसका ग्रोथ हो सके।
इंटरेस्ट रेट को हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट रेट ये है, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैंडिंग फैसिलिटी और मार्केट बिड डिस्काउंटिंग विंडो। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि हर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। हम देखेंगे, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले CRR, भाई टोटल डिमांड और टाइम डिपॉजिट का कितना परसेंट आप रखते हैं, इसको बोलते हैं CRR। ठीक बात है। अगर आप पूछेंगे कि भाई अब आज की तारीख में CRR क्या है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एग्जाम में जाने से पहले आप गूगल कर लीजिए। ठीक है, इससे एकदम आपको लेटेस्ट का पता चल जाएगा। जैसे अगर हम अभी की बात करें तो ये 4.5 है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम के समय थोड़ा फर्क पड़ जाए, तो जरा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई अपने टोटल डिपॉजिट का ये वाला हिस्सा आरबीआई के पास करना है। मान लीजिए भाई 4.5 है, तो 95.5 ही तो हमारे पास अवेलेबल है। आरबीआई ने मान लो इसे घटाया कर दिया 4, तो हमारे पास 96 हो जाएगा। बढ़ाया कर दिया 5, तो हमारे पास 95 हो जाएगा। तो इससे आरबीआई थोड़ा फर्क करता है। हायर द CRR, लोअर द लिक्विडिटी एंड वाइस वर्सा। SLR क्या है भाई? SLR है कि एक परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट जो आपको इस फॉर्म में रखना है, कैश, गोल्ड और इन्वेस्टमेंट इन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी, जैसे ट्रेजरी बिल वगैरह, डेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह में रखना है। ठीक है कि नहीं? या स्टेट डेवलपमेंट लोन के रूप में रखना है, या अदर इंस्ट्रूमेंट के रूप में रखना है। ये भी वही बात है। ये बेसिकली वो रिजर्व है जो आपको मेंटेन करना है। और हमने पढ़ा क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, याद है? अब सपोज करो आरबीआई ने कहा 10%, तो बात कुछ और होगी। आरबीआई कहे नहीं 15%, तो बात कुछ और होगी। आरबीआई कहे 20%, तो बात कुछ और होगी। तो इससे फर्क पड़ता है। जैसे अगर आज की बात अगर आप करें, तो ये रेशियो जो हमारे हैं 18% है, ये अभी 18% है। बाकी आप अपने एग्जाम के समय आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। भाई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? ये आरबीआई एक्सटेंड करता है टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड प्राइम लेंडर अदर देन और रूरल बैंक टू अवेल द लिक्विडिटी इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट। आप निकाल सकते हैं और आप चाहें तो अपना एक्सेस फंड जमा भी करा सकते हैं, मतलब वापस आप हमें जमा भी करा सकते हैं। ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है। गवर्नमेंट कोलेटरल के बेसिस पे आप ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के बेसिस पे भी ले सकते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर। मतलब देखिए ना, ये आरबीआई और ये जब जरूरत पड़ा तो आप लोन ले सकते हैं आरबीआई से, और जब आपको एक्सेस पैसा है तो आप आरबीआई के पास जमा भी करा सकते हैं। लेंगे तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जमा कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अब ये जो होता है, ये रेपो रेट पे होता है। ठीक है, रेपो रेट वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक आपको लोन देती है, ये रेपो रेट है। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट यो है कि जो आप आरबीआई से जब लेंगे, आप जब आरबीआई से बोरो करेंगे तो आरबीआई आपको किस रेट पे देगी। तो ये दोनों ही रेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी की अगर हम बात करें और रेपो रेट की और रिवर्स रेपो रेट की, तो मैं आपको बता देता हूं। रेपो रेट आज जो है वो है 6.25%, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35%। तो इतना फर्क है, आरबीआई ने फर्क किया हुआ है। अब आइए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये है कि भाई एडिशनल अमाउंट आप बोरो कर सकते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अलावा। जो पैसा आप ले सकते हैं ये वो है। ठीक है, लेकिन इसका एक सर्टेन टाइम है, मतलब सर्टेन परसेंटेज लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकते। और इसमें आपको कुछ पैनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। माइनर स्टैंडिंग फैसिलिटी में आपको कुछ पैनल, जैसे ये 6.25 है तो यहाँ 6.75, मतलब मान लीजिए कि आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह के अलावा जो पैसा है वो तो आपने निकाल लिया, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको माइनर स्टैंडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसका रेट थोड़ा और बढ़ जाएगा, 6.75 हो जाएगा। बैंक रेट अब तो इसका इंपॉर्टेंस वैसे खत्म हो गया, बट एक समय हुआ करता था कि इस पे
बिल की डिस्काउंटिंग करते थे, कमर्शियल पेपर वगैरह की डिस्काउंटिंग करते थे। लेकिन आजकल अब होता नहीं है। अब जब से ये एलएएफ आ गया या माइनर स्टैंडिंग फैसिलिटी आ गया, ये बिल डिस्काउंटिंग का काम खत्म हो गया, तो एक तरह से ये डोरमेंट है। ठीक है कि नहीं? इसका कोई बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल नहीं है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से बोरो कर सकती है और कैसे ट्रेजरी बिल या कुछ इस तरह की चीज़ें इशू कर सकती है, जिससे क्या होगा, एक्सेस लिक्विडिटी हम मार्केट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आरबीआई आगे जो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कम कर सकता है और चाहे तो इससे बढ़ा भी सकता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये जनरल टर्म है। ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ताकि जो लिक्विडिटी कंडीशन है मार्केट की उसको ठीक कर सकें। अगर मान लीजिए मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के पैसा ले लेंगे, और कम है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम रीपे करके पैसा लौटा देंगे। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ध्यान रखिएगा। बड़े सारे क्वेश्चन आए हैं बेटा, शायद ही कोई पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन ना आया हो, चाहे वो सीआरआर हो, लिक्विडिटी की बात हो, और चाहे रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, सबके ऊपर आया हुआ। बैंक रेट के ऊपर अब नहीं आता, लेकिन बाकी सबके ऊपर आया है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए जो करंट सिचुएशन है वो 2016 में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ और एक कमेटी बनी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या हुआ, मतलब इस एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में हुआ कि भाई हम एक इन्फ्लेशन रेट को टारगेट करेंगे। और कितना? 4% उन्होंने कहा कि हम टारगेट करेंगे, लेकिन लेवल 2% कम या ज़्यादा हो सकता है। ये 4% है, लेकिन 2% ज़्यादा हो जाए तो भी चलेगा और 2% कम हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं होना चाहिए। हर 6 महीने पर रिपोर्ट करना है कि भाई अब एक्चुअल क्या है। ठीक है, तो ये टॉलरेंस लेवल है। कमिटी क्या है? कमिटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि उस इन्फ्लेशन टारगेट को करने के लिए जो भी पॉलिसी रेट हम डिसाइड करेंगे, रेपो रेट मेन होता है, तो उस पर मेजोरिटी वोट चलेगा, पैनल ऑफ एक्सपर्ट के थ्रू ये बात होगी। ठीक है, और आरबीआई उस सिस्टम को ज़्यादा कंसल्टेटिव बना दिया। अब आरबीआई में नहीं कि सेंट्रल वो गवर्नर की मर्जी हुई तो ये रेट रखना है, ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है ना? इससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी ऑफ व्यू आया, स्पेशलाइज एक्सपीरियंस आया, इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन आया, रिप्रेजेंटेटिव्स आए, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बड़ी में सबका रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो एक तरह समझिए डेमोक्रेटिक सेटअप अप हो गया, पहले ऐसा नहीं था। ठीक बात है कि नहीं? तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखाता हूँ, तब आपसे बात करेंगे। देखिए, एक्शन का मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट द नेचर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। भाई कैश रिजर्व रेशियो घटाना या बढ़ाना, ये क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स है। रिडक्शन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? कंडेंस करेगा? नहीं, बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। सेलिंग करने से क्या होगा? लिक्विडिटी आप खींच लेंगे मार्केट से, तो मनी की सप्लाई मार्केट में घटेगी। ये एक तरह से है कि कंटेक्शनरी पॉलिसी है, कंटेक्शनरी नेचर है, और ये एक्सप्लेनेशनरी नेचर है। इंक्रीज इन रेपो रेट, आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंकों को महंगा पड़ेगा तो ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, ज़्यादा लोन नहीं देंगे, ये कंटेक्शनरी है। और इंक्रीज इन सप्लाई आपने कर दिया, मनी बेस आपने बढ़ा दिया, एक्सपेंशनरी है। बस आपको इतना बता देना है कि एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इधर देखिए डिफरेंस क्या है, तो हम बोलेंगे ये बेसिक है, ये एडिशनल फैसिलिटी है, ये हम गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह की सिक्योरिटी पे लेते हैं। ये पैनल है, मतलब इस पर नॉर्मल इंटरेस्ट लगता है और इस पे पैनल इंटरेस्ट लगता है। बस दो दो चार चार बातें आपको बता देनी है, आपका काम हो जाएगा। होल्डिंग कैश के बारे में बताइए, जस्टिफाई कीजिए स्टेटमेंट। इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स के लिए हम कैश होल्ड करते हैं, क्या ये बात सही है? इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स के लिए, देखिए इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स के लिए हम कैश होल्ड करते हैं अगर इंटरेस्ट के बढ़ने के चांसेज हैं तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, प्रिवेलिंग सिनेरियो, ऑल ट्रांजेक्शन मेड थ्रू ईमेल, गलत है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है कि नहीं?
अगर ऑल ट्रांजेक्शन ये होगा तो फिर हम कैश कम करेंगे। और यूनिक स्टोर ऑफ वैल्यू है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, स्टोर इन वैल्यू हम बाकी सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकते हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का रोल क्या है, ध्यान दीजिए, यही पढ़ा था उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से बोरो करती है ताकि हम चीज़ों को ठीक कर सकें, लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सकें। सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। एसएलआर क्या है, किस फॉर्म में हम मेंटेन कर सकते हैं, तो देखिए एसएलआर क्या है ये भी पढ़ा था उन्होंने, और किस फॉर्म में कर सकते हैं याद रखना है, कैश, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, ठीक बात है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट लोन के इंस्ट्रूमेंट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, रिवर्स रेपो रेट है ना। रिवर्स और रेपो रेट क्या है, वो रेट जिस पे आरबीआई से अगर आपने लोन लिया बैंकों ने तब होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना खरीदना। बैंकर्स बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पे पैसा लेती भी है और पैसा देती भी है, इसलिए बैंकर बैंक है। रोल क्या है भाई पॉलिसी का, तो देखिए हमने पढ़ा यहाँ पे क्या रोल है, कंसल्टेंसी देने का रोल है भाई, है ना। ये डिटरमिन करती है, पॉलिसी रेट फिक्स होता है, और ऐसा करने से अब उसी सिस्टम को फॉलो करती है जो कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव हो। ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है, हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बड़ा आसान। देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में टॉलरेंट रेट की बात करनी है, 4% तय हुआ है, 2% और प्लस माइनस हो सकता है, बस इतना सा लिखा, आपके नंबर आ गए। इस नोट्स में सारे क्वेश्चन आपको बने गारंटी के साथ। बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म क्या है जो आपके नेशनल इनकम और प्राइस लेवल को तय कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म के बारे में, यही तो था। चार, इंटरेस्ट रेट चैनल, एक्सचेंज रेट चैनल, क्वांटम चैनल और प्राइस लेवल चैनल, ये चार चीज़ें बता दीजिए, चाहे तो दो दो लाइन लिख दीजिए, आपका काम हो गया। सीआरआर कैसे इम्पैक्ट करता है, बढ़ाएंगे मनी कम हो जाएगा, घटाएंगे मनी बढ़ जाएगा। और एसएलआर क्या है और इसके बीच में डिफरेंस क्या है, सारा क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से आया हुआ है। बल्कि मैं कहता हूँ ये 4 पन्ने का जो नोट्स है, सारा क्वेश्चन वो 4 पन्ने के नोट्स है, एक क्वेश्चन भी अलग हो तो मुझे बताइए, ठीक है ना। तो इनको अगर आप 2-3 बार देख लें तो हम सारे क्वेश्चन को आंसर करने में बिल्कुल सक्षम होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारी तरफ से चैप्टर नंबर 2, जम के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।